नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत इसका परिणाम है। यह अंग्रेज जाति के सदियों पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं और राजनीतिक व्यवहारों, मान्यताओं, उनकी समझ को संजोए हुए है, जो उनके संविधान को आज भी आधार प्रदान करते हैं। अंग्रेजी संविधान का अध्ययन वस्तुतः तब तक पूर्ण नहीं जब तक वहाँ की वैधानिक परंपराओं को अच्छी तरह से न समझ लिया जाए। वैसे तो सभी देशों के राजनीतिक जीवन को विनियमित करने के लिए कुछ रूढ़ियाँ परंपराएं विकसित हो जाती हैं, परंतु इंग्लैंड में इनका विशेष महत्व है। जैसा कि ऑग और जिंक विद्वान ने कहा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं तथा उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। ब्रिटिश संविधान की परंपराओं के कुछ अर्थ व परिभाषाएं हैं। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है और इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यद्यपि ये परंपराएं न विधि हैं और न ही इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। इसके उपरांत भी ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि उनका उतना ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन किया जाता है। विभिन्न लेखकों ने अभिसमयों अर्थात परंपराओं की अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। प्रोफेसर डाइसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। उन्होंने परंपराओं की पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है, संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। दूसरे विद्वान हरमन फाइनर के अनुसार अभिसमय राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि उनके पूरक के रूप में और उनसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। ब्रिटिश संविधान में यह उद्देश्य है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी बनाना। जीएस मिल ने अभिसमयों को अलिखित नियम या सूत्र कहा है। इसी प्रकार एंसन ने इनको संविधान की रूढ़ियाँ माना है। प्रोफेसर ऑग के अनुसार अभिसमय परंपराओं, व्यवहारों, आदतों एवं मान्यताओं का वह समूह है जो राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक सत्ता को नियंत्रित व नियमित करती है। इस प्रकार अभिसमयों को राजनीतिक जीवन की आदतें कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसी में अभिसमयों या परंपराओं की उत्पत्ति या उदय के कुछ कारण, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। सामान्यतः किसी भी सिद्धांत, नियम या परंपराओं के निर्माण या प्रचलन के पीछे कुछ सामान्य व विशेष कारण अवश्य होते हैं। उसी प्रकार अभिसमयों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से दो कारण इस प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है कानूनों की रिक्तता को भरने के लिए। सामान्यतः ये देखा गया है कि कोई भी कानून पूर्णतः विसंगतिपूर्ण नहीं होता, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है और समय व परिस्थिति के अनुसार उनके नियमन हेतु अभिसमयों या प्रथाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण है कानूनी संरचना व वैधानिक विचारधारा में अनुकूलता स्थापित करने के लिए। कभी कभी कानूनी संरचना और तत्कालीन वैधानिक विचारधारा में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जनता की तत्कालीन वैधानिक विचारधारा में इतनी अधिक श्रद्धा होती है कि कानूनों की अपेक्षा उन्हें ही अधिक महत्वपूर्ण मानती है। अतः कानूनी संरचना को जनता के अनुकूल बनाने के लिए प्रचलित अभिसमयों
या परंपराओं की सहायता ली जाती है। जैसे इंग्लैंड की कानूनी संरचना राजतंत्रीय है, जबकि प्रचलित विचारधारा प्रजातंत्रीय है। दोनों के समन्वय के लिए अनेक अभिसमयों का जन्म हुआ। जैसे सम्राट किसी बिल को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जनता की संसद द्वारा पारित किया हुआ होता है, और इसी प्रकार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः कहा जा सकता है कि अभिसमयों की उत्पत्ति मुख्य रूप से कानूनों की रिक्तता या विसंगति की पूर्ति तथा कानूनों को स्थापित करने हेतु प्रचलित वैधानिक विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए होती है। नेक्स्ट इसी में है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इन संवैधानिक परंपराओं का क्या स्वरूप, क्या विशेषताएं या कुछ लक्षण हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। प्रत्येक देश में अनेक प्रकार की परंपराएं होती हैं। सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी परंपराएं प्रचलित होती हैं। ये सारी अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं। ये सभी प्रकार की परंपराएं कानून द्वारा प्रमाणित न होते हुए भी कानून की तरह मान्य होती हैं। समाज में उनका इतना सम्मान होता है कि लोग आसानी से उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। इंग्लैंड में प्रचलित संवैधानिक परंपराएं भी उसी प्रकार सम्मानित हैं जैसे कानून। इस आधार पर संवैधानिक परंपराओं की परिभाषा हम उस वैधानिक प्रथा या नियम के रूप में कर सकते हैं जो संसद के कानून के रूप में नहीं वरन प्रथा के रूप में अस्तित्व में आता है, तथा जिसे यद्यपि कानून में कानूनी न्यायालय का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तथापि जो दैनिक शासन संचालन की दृष्टि से इतने महत्व का होता है कि उसे संविधान का ही अभिन्न अंग समझा जाता है और जिसका आदर स्वयं कानून की तरह किया जाता है। अर्थात उपरोक्त अध्ययन से हम 3 विशेषताएं इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट है परंपराओं का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते प्रशासन के दैनिक संचालन के लिए इतनी आवश्यक हो जाती हैं कि उनके बिना काम नहीं चल सकता और तब उनका रूप संवैधानिक परंपराओं का हो जाता है। दूसरी विशेषता, परंपराओं को न तो कानून के द्वारा मान्यता दी जाती है और न न्यायालय उनकी रक्षा करते हैं। उनकी मान्यता का कारण उनके लाभकारी होने की भावना है जो उनके धीरे धीरे प्रयोग में आते आते बढ़ जाती है। तीसरा लक्षण या विशेषता है औपचारिक रूप से संवैधानिक मान्यता प्राप्त न होते हुए भी परंपराएं उसी प्रकार से पवित्र व मान्य होती हैं जिस प्रकार संवैधानिक कानून। इन विशेषताओं के बाद हम करते हैं कानून व परंपराओं में अंतर। मान्यता की दृष्टि से एक से होते हुए भी कानून व परंपराएं एक सी वस्तुएं नहीं हैं। उन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट अंतर है कानून का उद्गम कानून निर्मात्री शक्ति द्वारा होता है, जबकि परंपराओं का उद्गम पूर्वोदाहरण अर्थात वैधानिक प्रथाओं के द्वारा होता है। मतलब परंपराओं का उद्भव पूर्वोदाहरण से होता है, यद्यपि प्रत्येक पूर्वोदाहरण परंपरा नहीं बन पाता। तथापि जब कोई पूर्वोदाहरण अथवा वैधानिक प्रथा कुछ दिनों तक प्रयोग में रहती है और अपनी उपयोगिता के कारण अपरिजात हो जाती है तो वह परंपरा बन जाती है। इस प्रकार प्रत्येक परंपरा का मूल कोई न कोई पूर्वोदाहरण होता है। इसके विपरीत कानून किसी कानून निर्मात्री शक्ति का इच्छा का परिणाम होता है। दूसरा अंतर है कानून का रूप लिखित होता है जबकि परंपराओं का रूप अलिखित। कानून निर्मात्री शक्ति कानून का निर्माण लिखित रूप में करती है, वह उस शक्ति द्वारा लिखित रूप में विहित किया जाता है, जबकि परंपरा सदा अलिखित रूप में ही बनी रहती है। तीसरा अंतर है कानून का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है जबकि परंपराओं का पालन ऐच्छिक रूप से। यद्यपि व्यवहार में परंपराओं का पालन न करना प्राय संभव नहीं होता, तथापि सिद्धांततः उसका पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। इसके विपरीत कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है तथा इस कारण यह आवश्यक होता है कि कानून का पालन आवश्यक रूप से किया जाए।
परंपरा के पालन का आधार यदि इच्छा है तो कानून के पालन का आधार शक्ति है। चौथा अंतर है, कानून का उल्लंघन न्यायालय द्वारा दंडनीय है, जबकि परंपराओं का उल्लंघन न्यायालय द्वारा दंडनीय नहीं। कानून को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और वे उसकी रक्षा करते हैं। इसके विपरीत परंपराओं को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है और वे उनकी रक्षा करते हैं। यदि किसी पदाधिकारी द्वारा अथवा सरकार द्वारा किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाए तो उसके लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, पर यदि किसी कानून का उल्लंघन हो तो व्यक्ति व सरकार दोनों ही न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। पांचवा अंतर है, कानून के पालन का आधार राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है, जबकि परंपराओं के पालन का आधार जन मान्यता की शक्ति। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक कानून का सदा पालन किया जाता है अथवा प्रत्येक परंपरा का सदा उल्लंघन ही होता है। वस्तुतः परंपराओं का पालन भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कानून का पालन होता है, परंतु दोनों के पालन का आधार भिन्न भिन्न है। कानून का पालन इसलिए होता है कि उसके पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है, जबकि परंपरा का पालन इसलिए होता है कि उसके पीछे जन मान्यताओं का दबाव होता है। नेक्स्ट इसी में परंपराओं के पीछे वास्तविक अनुशक्तियां। परंपराओं की मान्यताओं के अनेक कारण हैं। उनके पीछे वास्तविक अनुशक्तियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख रूप से उनमें से हम करते हैं फर्स्ट, उपयोगिता। परंपराओं के पालन के पीछे सबसे प्रमुख अनुशक्ति शासन व्यवस्था के लिए उनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की अनेक बातें परंपराओं पर ही आधारित है और यदि इन परंपराओं पर न चला जाए तो शासन के संचालन में बाधा खड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम लोक सदन के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के अभिसमय को ले सकते हैं, जिसके अनुसार लोक सदन का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है अथवा लोक सदन भंग करके नया चुनाव कराता है। यदि इस परंपरा का पालन नहीं किया जाए तो लोक सदन के विरोध के कारण मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर सकेगा और शासन का संचालन असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से इस परंपरा की जो उपयोगिता है उसी के कारण उसका पालन किया जाता है और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यूमैन ने कहा है कि संवैधानिक अभिसमयों की वैधता का निर्धारण राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा होता है। दूसरी अनुशक्ति है जनमत की शक्ति। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, उसका संचालन जनमत के अनुसार होता है और उसमें शासन जनमत का निराश नहीं कर सकता। परंपराओं को चूंकि जनमत का आदर प्राप्त होता है, अतः उनका आदर भी जनमत का आदर करने वाली सरकार को करना पड़ता है। तीसरा कारण है राजनीतिक व सामाजिक ढांचे के मौलिक रूप के विषय में मैत्रेय। लॉस्की के अनुसार परंपराओं के शासन के पीछे एक अनुशक्ति राजनीतिक व सामाजिक ढांचे के मौलिक रूप के विषय में ब्रिटिश समाज में पाया जाने वाला एक मत। उदाहरणतः सभी दल वैधानिक राजतंत्र तथा व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था पर आधारित सामाजिक ढांचे में विश्वास करते हैं। चूँकि अभिसमय ऐसी मान्यताओं के अनुकूल है, अतः सभी दल उसका अनुपालन करते हैं। चौथा कारण है परंपराओं के विषय में राजनीतिक दलों की सहमति। सभी राजनीतिक दल परंपराओं पर समान रूप से सहमत है, उनकी यह सहमति भी उनके पालन का एक प्रमुख कारण है। पांचवा कारण है ब्रिटिश जनता की राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से अत्यंत जागृत है। क्या राजनीतिक जीवन के लिए उन्हें उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, यह वह अच्छी तरह से जानती है। इस कारण चूंकि अभिसमयों की उपयोगिता को वे अच्छे से जानते हैं और वे उनका पालन करते हैं। छठा कारण है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। अंग्रेजों के विषय में यह कहा जाता है कि वे परंपरा प्रिय व रूढ़िवादी हैं। वे इस कारण वे संवैधानिक परंपराओं से भी प्रेम करते हैं और स्वभाव से भी उनका पालन करते रहते हैं। अंतिम कारण है मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। अभिसमयों के
पालन के पीछे मनोविज्ञान अनुशक्ति भी है। सामान्यतः नागरिक की मनोवृत्ति नियमों के पालन की होती है। नियम चाहे लिखित हो, चाहे वे विधि के रूप में हो या परंपराओं के रूप में। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के अनुपालन की वृत्ति भी शासन क्रिया को व्यवस्थित करने में पर्याप्त सहायक होती है। आज के लिए इतना ही। आगे की पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।